2023 में जो पीएचडी के जो नियमों में बदलाव हुआ है उसको इस वीडियो में मैं डिटेल्ड के साथ कवर करने वाला हूं कि 2023 में आप जो पीएचडी करना चाहते हो, रुक जाओ, थम जाओ अगर आपने करने की सोची है तो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा ए टू जेड प्रोसेस को कि कैसे हमको एडमिशन लेना है, बदलाव क्या क्या हुए हैं, कौन कौन सी योग्यताओं को ध्यान में रखना है, इन सब चीजों पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात कि विदाउट नेट जेआरएफ आपको पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है ना, और ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, और या फिर बिना पीएचडी के भी हम इन सब चीजों को कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरा पीएचडी का थीसिस है, तो मैं आपको आरंभ में ही बतला रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए कि मैं जितनी भी बातें बताऊंगा ये मेरे नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट है। मैं कई बार नेट जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है। तो साथियों, आपको जितनी भी बातें बताई जाएंगी ये मेरा निजी अनुभव होगा और सटीक जानकारी बताई जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना और नीचे साथ के साथ कमेंट्स करते हुए लिखते जाना कि क्या क्या आपको समस्या आने वाली है। अब शुरुआत करते हैं कि 2023 में जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या हैं, अब कौन कौन लोग एलिजिबल हैं पीएचडी करने के लिए और कौन कौन नहीं है, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। पीएचडी की क्या फुल फॉर्म होती है, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही पीएचडी को क्यों कहा जाता है, फिलॉसफी कहां से आ गया है इसके अंदर, ये चीज भी हम समझने वाले हैं। हां, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अगर पीएचडी करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। जी हां, मैं आपकी पर्सनल हेल्प करूंगा कि बेस्ट टॉपिक कैसे चुने। जैसे मैं ऑलरेडी पीएचडी हूं, आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी पीएचडी हूं, आप तो जानते ही हो, ये मेरी थीसिस है, नाम के आगे डॉक्टरेट भी इसलिए लग रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको चुनना चाहिए जिससे आपका एडमिशन आसानी से हो जाए, क्योंकि पीएचडी करना उतना मुश्किल नहीं है जितना पीएचडी में एडमिशन लेना मुश्किल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि मैं इस फील्ड में रहा हूं, इस फील्ड के अंदर की बात मुझे पता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेस्ट टॉपिक कैसे चुने, प्रपोजल या सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, रिसर्च पेपर कैसे लिखें और इंटरव्यू के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं, इन तमाम चीजों पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो, अनअकैडमी पर या आप इस वीडियो को अगर बाद में देख रहे हो, मैं जब बना रहा हूं इससे 6 महीने बाद में, 12 महीने बाद में, 4 महीने बाद में, तब भी आपको क्या करना है, रेफरल कोड लॉकेस 11 लगाना है। उस समय जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा आपको मिल जाएगा और मेरे पास जानकारी आ जाए, क्योंकि इन सब चीजों में आपकी हेल्प कब करूंगा, जब आप रेफरल कोड में लॉकेस 11 लगाओगे अनअकैडमी ज्वाइन करते समय। रीजन क्या है कि जैसे ही आपने लॉकेस 11 कोड लगाओगे मेरे पास आप लोगों की डिटेल्ड पहुंच जाएगी। आगे मैं और सारी चीजों को, प्रोसेस को समझा दूंगा, बतला दूंगा। अब पीएचडी कैसे करें, कैसे करें पीएचडी, आइए सबसे पहले 2023-24 में क्या योग्यता होनी चाहिए इस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी मैंने आपको पीडीएफ बतला रहा हूं, जितनी मैं डिटेल्स बतला रहा हूं, ये ऑफिशियली हैं, यानी कि ये कंसीडर कर रखे हैं यूजीसी की वेबसाइट पर, डीयू, जेएनयू, सभी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। ये आपके साथ परफॉर्मेंस आती है। क्या लिख रखा है, एलिजिबिलिटी फॉर एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम। अब मैं आपको समझा देता हूं, या तो आपको पीडीएफ भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं वैसे भी आपको यहां पर समझा देता हूं। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको एमए पास होना चाहिए, एमए, एमकॉम या फिर एमएससी, मतलब पीजी डिग्री आपके लिए कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पीजी पास होना जरूरी है। अब कुछ चीजें हैं वो समझ लो। पीजी में अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, क्या है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 55% कम से भी कम आपकी जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो पीजी में तभी एडमिशन ले पाओगे। अगर आप साथियों एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एनसी लिख देता हूं आगे, एनसी, अगर आप इनसे पीडब्ल्यूडी, अगर ऐसे सभी इन कैटेगरियों से हो तो आपको 50% पीजी करते समय आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपकी 50% से कम है
तो आप फिर पीएचडी के लिए योग्य ही नहीं हो। तो ये सब चीजें एक इस पूरे इसका सार ये है कि पीजी करते समय, यानी पीजी का मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी, मतलब ये मास्टर डिग्री करते समय आपकी जो दोनों सालों की जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए और 50% होनी चाहिए। और दूसरा, ये पास होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको फर्स्ट ईयर में ही आप एडमिशन के लिए लगा दो, अप्लाई कर दो, नहीं नहीं, डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तब जाकर एडमिशन होगा। एक बात समझ लगी? आगे बढ़ते हैं, डिटेल्ड से समझते हैं। कोई भी चीज मैं आपको यहां पर जाया नहीं होने दूंगा, प्रत्येक चीज को मैं समझाने वाला हूं। अब मैं आपको बतला दूं कि पीएचडी एमफिल में जो एडमिशन है उसका प्रोसेस क्या है। देखो, के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो टेस्ट के माध्यम से और एक नेट जेआरएफ के माध्यम से। यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर एक टेस्ट कंडक्ट करती है, अगर आप उस टेस्ट में पास होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है ना। और दूसरा, एक ऐसे जिन लोगों के नेट जेआरएफ पास होते हैं उनको टेस्ट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, यानी टेस्ट वाला स्टेप है वहां से उनका स्किप हो जाता है और फिर उनको डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर उनका एडमिशन किया जाता है। देखो, हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि पीएचडी करना उतना मुश्किल नहीं है जितना पीएचडी में एडमिशन लेना मुश्किल है। कैसे टॉपिक, सिनॉप्सिस, बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप इस फील्ड में आओगे तब आपको पता लगेगा। अब यहां पर क्या है कि आपको टेस्ट के माध्यम से उसने बुला तो लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं नेट जेआरएफ वाले बच्चों को। जिन लोगों का नेट जेआरएफ हुआ होता है उनको वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने यहां पर क्लास करने के लिए, मतलब एक तरीके से एडमिशन लेने के लिए। मतलब एक तरीके से कह दे कि थोड़ा सा उनके प्रति पक्षपात होता है, भेदभाव होता है। अब मैं दूसरी बात बता दूं कि टेस्ट में जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। चलिए, टेस्ट का सिलेबस तो मैंने आई थिंक आगे दे रखा होगा। हाँ, टेस्ट का सिलेबस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये है प्रोसेस, दो, एक है टेस्ट के माध्यम से और दूसरा है साथियों जेआरएफ और नेट के माध्यम से। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिससे मतलब आपका पीएचडी हो सकता है। अब मैं ये बता दूं कि पीएचडी का जो एडमिशन है उसमें कितना समय लगता है, पीएचडी करने में कितना समय लगता है। देखो, पीएचडी करने में जो कम से भी कम समय लगेगा वो 3 वर्ष का लगेगा। अगर आप पीएचडी करते हो तो 3 वर्ष का आपको कम से भी कम समय, 3 वर्ष का तो यहां पर लगेगा ही लगेगा। 3 साल में आप पीएचडी कर पाओगे, राइट। इससे ज्यादा भी लग सकता है, 4 साल 5 साल, लेकिन 3 साल में आप आराम से, अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, आपका गाइड ठीक समय पर आपके काम को देखकर अप्रूवल दे रहा है, तो 3 साल बहुत हैं। 3 साढ़े 3 साल में आपका काम बन जाएगा। अब मैं खर्चे की बात भी करूंगा कि कितना हमारा यहां पर खर्चा आएगा। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम से कौन कौन से लोगों को छूट मिलती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट और नेट जेआरएफ, ये तमाम ऐसी डिग्रियां जिनके स्टूडेंटों को क्या देने की जरूरत नहीं होती, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती, उन सभी को एंट्रेंस एग्जाम पर छूट मिली होती है। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बतलाने वाला था कि क्या आएगा आपके सिलेबस में। यहां पर लिख रखा है 50% जो क्वेश्चन है वो रिसर्च के आने वाले हैं और 50% जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट में आने वाले हैं। अब थोड़ा सा और सरलीकरण की तरफ चलते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है। जो पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम है साथियों, उसमें क्या पूछा जाता है। जो 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे आपके विषय से संबंधित, यानी आपका सब्जेक्ट से संबंधित। यानी कि किसी के पास ज्योग्राफी, किसी के पास इकोनॉमिक्स, किसी के पास हिस्ट्री, इसमें से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50%। और जो 50% जो सवाल आएंगे वो आएंगे साथियों रिसर्च से। कितने आएंगे? 50% क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे साथियों रिसर्च से। और अब ये जो विषय है ये कहां से आएगा? जो नेट का जो सिलेबस है, यानी आपके सब्जेक्ट का जो नेट का सिलेबस है, वहीं से ही इस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यानी कि नेट का जो सिलेबस होता है साथियों, वहीं से सारे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो जो साथी इस समय नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की ऑटोमेटिक, उन लोगों की स्वतः ही इस समय पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रही है। और मैं करूंगा कि अगर आप नेट जेआरएफ पास कर लेते हो तो सोने पे सुहागा हो ही जाएगा, तो कोई समस्या यहां पर नहीं रहने वाली। आइए अब हम बात करते हैं फीस एंड रजिस्ट्रेशन की, कि भाई साहब कितनी फीस और कितना रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो लगेगा आपको पीएचडी करते समय। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और आप जितनी भी कोशिश हो, एक काम जरूर करना कि आप पीएचडी या एमफिल करने से पहले प्राइवेट कॉलेजों से बचना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो फीस बहुत ज्यादा लगती है और उनकी वो वैल्यू नहीं रहती। मतलब जो रहती है ना, कहां से पीएचडी की, कोई कहता है जेएनयू से, अरे वाह यार जेएनयू, कहीं का बीएचयू से, अरे यार बीएचयू से, अरे यार, मतलब डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इनकी वैल्यू अधिक होती है ना। तो बचो, मतलब जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है वहां से पीएचडी वगैरह करने से बचो। और दूसरा कारण है आर्थिक कारण। एक तो रेपुटेशन का कारण भी है और दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण किस लिए? क्योंकि अगर आप सरकारी विश्वविद्यालय से करोगे, सरकारी अगर विश्वविद्यालय से अगर आप करोगे, तो आपकी जो सालाना फीस लगेगी 5,000 से लेकर 10,000 रुपए लगेगी। ठीक है। अगर आप कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय से करोगे, वैसे सबका अलग अलग होता है दोनों का, फिर भी एक आंकड़ा बता दूं, लगभग सालाना रुपए साथियों आपके 1 लाख लगने वाले हैं। सालाना रुपए